परिचय, अपराध और दंड का दार्शनिक दृष्टिकोण। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट केवल अपराध की कहानी नहीं, बल्कि ये मानव आत्मा, नैतिकता, अपराध बोध और प्रायश्चित का गहन दार्शनिक अन्वेषण है। इस पुस्तक दोस्तोयेव्स्कीज़ क्राइम एंड पनिशमेंट फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स में लेखक और विद्वान अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोणों से इस महान उपन्यास की व्याख्या करते हैं। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि रस्कोल्निकोव की कहानी केवल 19वीं सदी के रूस की सामाजिक पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के मानव अस्तित्व, नैतिक दुविधाओं और न्याय की अवधारणा से भी उतनी ही जुड़ी हुई है। परिचय में सबसे पहले दोस्तोयेव्स्की के समय का सामाजिक और बौद्धिक माहौल बताया गया है। ये वह दौर था जब रूस में आधुनिकीकरण, पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव और पारंपरिक रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई मूल्यों के बीच गहरा टकराव था। क्राइम एंड पनिशमेंट इसी तनाव के बीच लिखा गया और इसमें नायक रस्कोल्निकोव के विचार, विशेषकर उसका असाधारण व्यक्ति, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन सिद्धांत, इस टकराव का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। किताब का परिचय यह भी स्पष्ट करता है कि इस दार्शनिक अध्ययन में सिर्फ उपन्यास की कहानी का पुनः कथन नहीं किया गया, बल्कि इसमें नैतिक दर्शन, मोरल फिलॉसफी, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशलिज्म, न्याय के सिद्धांत, धार्मिक चिंतन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ऑल एक साथ शामिल है। अलग अलग अध्याय ये खोजते हैं कि रस्कोल्निकोव का अपराध सिर्फ आर्थिक या सामाजिक कारणों से नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक विश्वासों और आत्मौचित्य के प्रयास से प्रेरित था। लेखक ये भी मानते हैं कि दोस्तोयेव्स्की ने रस्कोल्निकोव के माध्यम से एक सार्वभौमिक प्रश्न उठाया, क्या कोई व्यक्ति नैतिक कानून से ऊपर हो सकता है? और यदि वह ऐसा सोचता है, तो क्या उसके अपराध का प्रायश्चित केवल कानूनी सजा से संभव है या उसे आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन से भी गुजरना होगा? यही प्रश्न इस पुस्तक की दार्शनिक चर्चा का केंद्र है। इस प्रकार परिचय पाठक को चेतावनी और आमंत्रण दोनों देता है। चेतावनी कि ये पुस्तक केवल साहित्यिक आनंद के लिए नहीं, बल्कि गहरी सोच और आत्ममंथन की मांग करती है, और आमंत्रण कि आप इस यात्रा में शामिल होकर न केवल रस्कोल्निकोव, बल्कि स्वयं के भीतर छिपे नैतिक संघर्षों को भी पहचान सकते हैं। अध्याय 1, रस्कोल्निकोव और असाधारण व्यक्तित्व का सिद्धांत। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले रस्कोल्निकोव के व्यक्तित्व और उसकी सोच को सामने रखते हैं। रस्कोल्निकोव एक गरीब, बेरोजगार, लेकिन बेहद बुद्धिमान छात्र है। वह गरीबी और सामाजिक अन्याय से गहराई से परेशान है, लेकिन इन समस्याओं को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखता। उसका मानना है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य नैतिक नियमों से ऊपर होते हैं। इन्हें वह असाधारण व्यक्ति, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, कहता है। रस्कोल्निकोव का तर्क है कि अगर किसी असाधारण व्यक्ति का कोई बड़ा उद्देश्य हो, जैसे समाज का कल्याण या कोई महान खोज, तो वह सामान्य नैतिक नियमों को तोड़ सकता है। उसके अनुसार नेपोलियन जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व ने भी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हिंसा की, लेकिन इतिहास उन्हें महान मानता है, न कि अपराधी। रस्कोल्निकोव खुद को भी उसी श्रेणी में रखना चाहता है, हालांकि वह इस पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। लेखक बताते हैं कि ये सोच केवल व्यक्तिगत अहंकार नहीं, बल्कि 19वीं सदी के रूस के बौद्धिक माहौल का नतीजा थी। उस समय कई क्रांतिकारी और बुद्धिजीवी मानते थे कि पुरानी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। रस्कोल्निकोव की असाधारण व्यक्तित्व वाली धारणा इसी विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और नैतिक भ्रम भी मिला हुआ है। अध्याय में ये भी विस्तार से समझाया गया है कि ये सिद्धांत रस्कोल्निकोव के अपराध की बुनियाद कैसे बनता है। वो सोचता है कि अगर वह एक लालची, निर्दयी सूदखोर बूढ़ी औरत की हत्या कर दे और उसका पैसा अच्छे कामों में लगाए, तो ये नैतिक रूप से उचित होगा। उसके दिमाग में यह काम किसी साधारण चोरी या हत्या जैसा नहीं है, बल्कि एक जरूरी बलिदान है। लेकिन लेखक ये भी दिखाते हैं कि रस्कोल्निकोव के भीतर संदेह और डर हमेशा मौजूद रहता है। वह बार बार खुद को समझाता है कि ये सिर्फ एक सिद्धांत की परीक्षा है। क्या वो वास्तव में असाधारण है
या सामान्य इंसानों की तरह नैतिक कानूनों का बंधक है? ये आंतरिक संघर्ष पूरे उपन्यास और दार्शनिक चर्चा का मूल है। अध्याय के अंत में ये स्पष्ट हो जाता है कि रस्कोल्निकोव का अपराध केवल पैसों या हालात की मजबूरी से नहीं, बल्कि एक खतरनाक दार्शनिक विचार से प्रेरित था। यही कारण है कि इस अपराध के परिणाम केवल कानूनी सजा तक सीमित नहीं रहेंगे। यह उसकी आत्मा और मानसिक संतुलन को भी गहराई से झकझोर देंगे। अध्याय 2 अपराध का नैतिक और मनोवैज्ञानिक भार। इस अध्याय में लेखक रस्कोल्निकोव के अपराध को केवल कानूनी दृष्टि से नहीं, बल्कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जांचते हैं। उपन्यास में जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, यह साफ हो जाता है कि हत्या करने का निर्णय और उसका क्रियान्वयन रस्कोल्निकोव के भीतर एक गहरे नैतिक संघर्ष को जन्म देता है। अपराध के तुरंत बाद रस्कोल्निकोव ये मानता है कि उसने जो किया वह पूरी तरह तार्किक और सही था, कम से कम सिद्धांत के स्तर पर। वह सोचता है कि उसने एक बेकार और हानिकारक व्यक्ति को खत्म किया जिससे समाज को फायदा होगा। लेकिन जैसे ही हत्या पूरी होती है, उसके अंदर बेचैनी, डर और अपराध बोध की लहरें उठने लगती है। यहाँ लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक जीवन में भी अपराध का प्रभाव केवल बाहरी परिणामों, जैसे पुलिस की गिरफ्तारी, तक सीमित नहीं रहता। ये व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भीतर से बदल देता है। अध्याय में बताया गया है कि रस्कोल्निकोव का यह मानसिक विघटन क्यों इतना गहरा है। सबसे बड़ी वजह है उसका दोहरा व्यक्तित्व। एक तरफ वो खुद को असाधारण मानकर नैतिक कानूनों से ऊपर रखता है, और दूसरी तरफ उसके भीतर इंसानियत और सहानुभूति का भाव अब भी जीवित है। यही विरोधाभास उसे चैन से जीने नहीं देता। जब वो हत्या के बाद सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता है, तो छोटी छोटी घटनाएं, जैसे किसी की नजरें उस पर पड़ना, कोई अप्रत्यक्ष सवाल या पुलिस का हल्का सा इशारा, उसके भीतर भय और घबराहट पैदा कर देती है। लेखक इस प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझाते हैं। अपराध के बाद व्यक्ति में कॉग्निटिव डिसोनेंस नाम की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी उसके कार्य और उसके नैतिक विश्वास आपस में टकराने लगते हैं। इस टकराव से बचने के लिए अपराधी अक्सर खुद को झूठे तर्क देता है या अपने काम को बार बार सही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन रस्कोल्निकोव के मामले में ये बचाव तंत्र पूरी तरह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके भीतर एक गहरी नैतिक संवेदनशीलता है। अध्याय का एक और अहम हिस्सा ये है कि रस्कोल्निकोव का अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिक प्रश्न भी उठाता है। क्या किसी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह तय करे कि किसका जीवन मूल्यवान है और किसका नहीं? अगर कोई खुद को नैतिक कानूनों से ऊपर मान ले, तो क्या वह समाज के लिए खतरनाक नहीं हो जाता? लेखक बताते हैं कि यही प्रश्न उपन्यास के नैतिक केंद्र को परिभाषित करते हैं और आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंत में अध्याय ये संकेत देता है कि रस्कोल्निकोव का अपराध एक तरह से उसकी आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। ये यात्रा सिर्फ पुलिस से बचने या कानून का सामना करने की नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और नैतिक सीमाओं का सामना करने की भी है। अध्याय 3 सोनिया और करुणा का दर्शन। इस अध्याय में लेखक हमें सोनिया से मिलवाते हैं, रस्कोल्निकोव के जीवन की वह सबसे महत्वपूर्ण पात्र, जो न केवल कहानी में बल्कि उपन्यास की दार्शनिक संरचना में भी केंद्रीय भूमिका निभाती है। सोनिया एक गरीब युवती है, जिसने अपने परिवार का पेट भरने के लिए समाज में सबसे अपमानजनक समझे जाने वाले काम को अपनाया है। बाहरी नजर से देखा जाए तो वो एक गिरी हुई और अधम कही जाएगी, लेकिन लेखक दिखाते हैं कि उसकी आत्मा अत्यंत शुद्ध और संवेदनशील है। सोनिया की खासियत यह है कि वह रस्कोल्निकोव की तरह बड़े बड़े सिद्धांतों और तर्कों में नहीं उलझी रहती। उसके लिए जीवन का मूल अर्थ प्रेम, करुणा और त्याग में है। वह जानती है कि उसका काम समाज की नज़र में पाप है, लेकिन वह इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करती है, खासतौर पर अपने परिवार के लिए। यही त्याग उसे नैतिक ऊंचाई पर खड़ा करता है, जो रस्कोल्निकोव जैसे असाधारण व्यक्ति बनने की कोशिश करने वाले नायक से भी ऊपर है। अध्याय में विस्तार से ये दिखाया गया है कि सोनिया का रस्कोल्निकोव पर क्या असर पड़ता है।
जब रस्कोल्निकोव उससे मिलता है तो शुरुआत में वह उसे दया की नज़र से देखता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि सोनिया में वह नैतिक शक्ति है जो उसके भीतर नहीं है। सोनिया का धैर्य और उसकी बिना शर्त स्वीकार करने की क्षमता रस्कोल्निकोव के भीतर छिपे अपराध बोध को उजागर करती है। लेखक बताते हैं कि सोनिया उपन्यास में ईसाई करुणा, क्रिश्चियन कंपैशन का प्रतीक है। वह रस्कोल्निकोव से कहती है कि सच्चा प्रायश्चित केवल कानून की सजा भुगतने से नहीं होगा, उसे अपने अपराध को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा और दिल से पश्चाताप करना होगा। ये विचार रस्कोल्निकोव के असाधारण व्यक्ति सिद्धांत के बिल्कुल उलट है, क्योंकि यहाँ नैतिकता का आधार शक्ति या तर्क नहीं, बल्कि विनम्रता और क्षमा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोनिया रस्कोल्निकोव के भीतर एक नैतिक दर्पण का काम करती है। जब वो सोनिया के जीवन और उसके बलिदान को देखता है तो उसे अपने सिद्धांतों की ठंडक और स्वार्थ समझ में आने लगते हैं। सोनिया का प्रेम और क्षमा उसकी आत्मा में वह दरार खोलते हैं जिससे प्रकाश प्रवेश कर सके। अध्याय का अंत इस विचार के साथ होता है कि रस्कोल्निकोव की आध्यात्मिक यात्रा में सोनिया वह मार्गदर्शक है जो उसे उसकी अपनी मानवता से फिर से जोड़ सकती है। लेखक यह भी संकेत देते हैं कि आने वाले अध्यायों में सोनिया का प्रभाव रस्कोल्निकोव को आत्मस्वीकार और प्रायश्चित की ओर ले जाएगा। अध्याय 4 स्वीकारोक्ति और नैतिक पुनर्जन्म। इस अध्याय में लेखक रस्कोल्निकोव की उस निर्णायक घड़ी का विश्लेषण करते हैं जब वह अपने अपराध को स्वीकार करने के कगार पर पहुंच जाता है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे सोनिया का करुणामय स्वभाव और बिना शर्त प्रेम उसके भीतर एक नैतिक हलचल पैदा करता है। अब यह अध्याय दिखाता है कि वो हलचल किस तरह आत्मस्वीकार और प्रायश्चित में बदलती है। रस्कोल्निकोव लंबे समय तक अपने अपराध को तर्क और सिद्धांतों के सहारे सही ठहराने की कोशिश करता रहा था, लेकिन अब सोनिया के बार बार आग्रह और उसकी मौन उपस्थिति के प्रभाव से वह महसूस करने लगता है कि उसके भीतर का असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी ही अंतरात्मा से है। वह देखता है कि उसकी आत्मा लगातार दोष के बोझ तले दबती जा रही है, और ये बोझ केवल तभी हल्का हो सकता है जब वह सच को स्वीकार करे। लेखक बताते हैं कि यह क्षण केवल एक कानूनी कदम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक और नैतिक पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। दोस्तोयेव्स्की यहाँ स्वीकारोक्ति को केवल पाप की घोषणा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और पुनर्निर्माण के रूप में चित्रित करते हैं। जब रस्कोल्निकोव सोनिया से कहता है कि वो आत्मसमर्पण करेगा, तो ये उसकी पहली सच्ची विनम्रता का क्षण है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये स्वीकारोक्ति ईगोस के पतन और सेल्फ के पुनर्निर्माण का संकेत है। रस्कोल्निकोव अब खुद को असाधारण व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण, त्रुटिपूर्ण इंसान के रूप में देखना शुरू करता है। यही दृष्टिकोण बदलाव उसे दूसरों के साथ एक मानवीय संबंध बनाने की क्षमता देता है। अध्याय के अंतिम हिस्से में लेखक ये भी चर्चा करते हैं कि स्वीकारोक्ति का यह कदम एक तरह का साहस है, क्योंकि यह न केवल समाज के सामने अपने अपराध को उजागर करना है, बल्कि अपने भीतर छिपे अहंकार और गलत धारणाओं को भी तोड़ना है। ये वही क्षण है जो रस्कोल्निकोव को अपराधी से एक इंसान बनने की दिशा में पहला ठोस कदम दिलाता है। अध्याय 5 दंड और आत्मिक रूपांतरण। इस अध्याय में लेखक रस्कोल्निकोव की सजा और उसके परिणामों को केवल कानूनी दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी देखते हैं। हत्या स्वीकार करने के बाद रस्कोल्निकोव को साइबेरिया के एक श्रम शिविर पेनल कॉलोनी में भेज दिया जाता है। पहली नज़र में ये दंड शारीरिक कष्ट और सामाजिक अपमान का प्रतीक है, लेकिन लेखक दिखाते हैं कि दोस्तोयेव्स्की इसे एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शुरुआत में रस्कोल्निकोव अपनी सजा को बाहरी और अन्यायपूर्ण मानता है। वो सोचता है कि उसका अपराध जरूरी था और इसलिए उसकी सजा असली न्याय नहीं है। लेकिन साइबेरिया की कठोर परिस्थितियां, लंबे दिन का श्रम, ठंड, कैदियों का कठोर स्वभाव धीरे धीरे उसे अपने भीतर झांकने पर मजबूर करते हैं। इस आत्ममंथन में सोनिया की भूमिका अब भी केंद्रीय है। वह रस्कोल्निकोव से मिलने आती है,
उसका साथ देती है और बिना किसी निर्णय के उसकी देखभाल करती है। सोनिया का ये निस्वार्थ प्रेम रस्कोल्निकोव के भीतर एक ऐसी गर्माहट जगाता है जो धीरे धीरे उसकी मानसिक कठोरता को पिघलाने लगती है। लेखक बताते हैं कि ये प्रेम ही उसके असली रूपांतरण का आधार है, क्योंकि यह उसे पहली बार सच्चे अर्थों में स्वीकार किए जाने का अनुभव देता है, भले ही उसने गंभीर अपराध किया हो। अध्याय में ये भी स्पष्ट किया गया है कि रस्कोल्निकोव का परिवर्तन अचानक नहीं होता। लंबे समय तक वह अपनी पुरानी सोच और अहंकार से चिपका रहता है, लेकिन एक दिन, एक गहरे भावनात्मक क्षण में वो स्वीकार करता है कि उसके अपराध का असली बोझ उसकी आत्मा पर है, और ये बोझ केवल प्रेम और विनम्रता से ही हट सकता है। ये वह क्षण है जिसे लेखक स्पिरिचुअल रीबर्थ कहते हैं, आत्मिक पुनर्जन्म। दोस्तोयेव्स्की इस परिवर्तन को किसी धार्मिक चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक मानवीय प्रक्रिया के रूप में दिखाते हैं। प्रेम, करुणा और पीड़ा का साझा अनुभव, ये सब मिलकर रस्कोल्निकोव को अहंकार से विनम्रता की ओर, अलगाव से जुड़ाव की ओर और तर्कसंगत ठंडेपन से जीवंत सहानुभूति की ओर ले जाते हैं। अध्याय का अंत इस विचार से होता है कि असली दंड अदालत का फैसला नहीं, बल्कि अपने ही अपराध की सच्ची समझ और उसके साथ जीने का साहस है। यही समझ रस्कोल्निकोव को न केवल एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि उसे एक नई जीवन दृष्टि भी देती है। निष्कर्ष, अपराध, दंड और मानवीय मोक्ष की दार्शनिक यात्रा। क्राइम एंड पनिशमेंट केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, ये मानव आत्मा की परत दर परत पड़ताल करने वाला दार्शनिक ग्रंथ है। इस पुस्तक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स में लेखक ये दिखाते हैं कि रस्कोल्निकोव की यात्रा एक साधारण कानूनी केस से बहुत आगे बढ़कर नैतिकता, स्वतंत्र इच्छा और आत्मिक रूपांतरण पर गहन चिंतन का विषय बन जाती है। शुरुआत में रस्कोल्निकोव असाधारण व्यक्ति के सिद्धांत पर विश्वास करता है, ये सोच कि कुछ लोग नैतिक कानूनों से ऊपर होते हैं और महान उद्देश्य के लिए हिंसा भी कर सकते हैं। दार्शनिक दृष्टि से ये विचार नीत्शे के यूबरमेंश, अतिमनुष्य के सिद्धांत और आधुनिक उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म के एक विकृत रूप से जुड़ा हुआ लगता है, जहां साधन को परिणाम से उचित ठहराया जाता है। लेकिन नैतिक दर्शन हमें बताता है कि जब हम इंसानी जीवन के मूल्य को अपनी सुविधा के अनुसार तय करने लगते हैं, तो हम खुद अपनी मानवता को भी खतरे में डाल देते हैं। रस्कोल्निकोव का अपराध इसी नैतिक अहंकार का परिणाम है, और उसका मनोवैज्ञानिक पतन ये साबित करता है कि नैतिक कानून केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि मानवीय आत्मा की मूल संरचना का हिस्सा है। जब वह इन कानूनों को तोड़ता है, तो ये केवल बाहरी नियम का उल्लंघन नहीं होता, ये उसकी अपनी अंतरात्मा के ताने बाने को भी चीर देता है। यही सोनिया का चरित्र दार्शनिक और नैतिक प्रकाशपुंज बनकर आता है। वह ईसाई करुणा, आत्मत्याग और नैतिक दृढ़ता का प्रतीक है। सोनिया ये सिखाती है कि सच्चा नैतिक बल तर्क, शक्ति या सामाजिक सफलता में नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और विनम्रता में निहित है। उसकी उपस्थिति यह भी दिखाती है कि नैतिक उद्धार, मोरल रिडेम्पशन, कोई सैद्धांतिक तर्क वितर्क का परिणाम नहीं, बल्कि गहरे मानवीय संबंध और आत्मस्वीकार की प्रक्रिया है। दंड के चरण में, जब रस्कोल्निकोव साइबेरिया में सजा काटता है, दार्शनिक संदेश और भी स्पष्ट हो जाता है। यहाँ दंड केवल अपराध के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक नैतिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। ये वही विचार है जिसे दार्शनिक कांत ने भी व्यक्त किया था कि नैतिक परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति अपराध को केवल बाहरी रूप से गलत नहीं, बल्कि भीतर से अन्यायपूर्ण माने। इस यात्रा के अंत में रस्कोल्निकोव का असाधारण व्यक्ति का गर्व टूट चुका होता है। उसने समझ लिया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी बुद्धि या महत्वाकांक्षा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, नैतिक कानून से ऊपर नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से ये स्वीकारोक्ति मानव समानता और नैतिक सार्वभौमिकता, मोरल यूनिवर्सैलिटी का पुनः स्थापन है। ये विचार कि हर जीवन का मूल्य बराबर है और कोई भी खुद को नैतिक नियमों से मुक्त नहीं कर सकता। आखिरकार, ये उपन्यास और इस पर आधारित दार्शनिक विश्लेषण हमें ये सिखाते हैं कि अपराध और दंड केवल कानूनी शब्द नहीं,
बल्कि आत्मा की गहरी यात्रा के पड़ाव है। अपराध अहंकार से जन्म लेता है, दंड आत्ममंथन का माध्यम बनता है, और मोक्ष, रिडेम्पशन, करुणा और आत्मस्वीकार से मिलता है। यही इस कथा का सबसे गहरा नैतिक और दार्शनिक सबक है कि मानव होने का असली अर्थ शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम और नैतिक जिम्मेदारी में निहित है।